हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, तो एक चीज़ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, वो है ईसॉप। ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो है उसके बारे में मुझे कुछ डिस्कस करना है। जो आईसीएसआई का मॉड्यूल था, ठीक है, न्यू सिलेबस के लिए जब पहला मॉड्यूल रिलीज हुआ था, तो उसमें जो ट्रीटमेंट थी ईसॉप की, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से थी। मेरे पास मॉड्यूल सेव्ड है, थैंक गॉड, नहीं तो आप मानते नहीं। ठीक है, तो मैंने जो मेरे लेक्चर बायस को पढ़ाया था वो इसके हिसाब से पढ़ाया था। ठीक है, जो ओल्ड सिलेबस में भी जो ट्रीटमेंट चलती थी मैंने वही पढ़ाई थी, और न्यू सिलेबस का जो मॉड्यूल आया था उसमें भी सेम ही दिया था, तो उसी तरीके से पढ़ाया गया था। हाल ही में आई थिंक इंस्टीट्यूट ने अपना मॉड्यूल अपडेट किया है, बट उसका कोई भी सप्लीमेंट नहीं दिया है। ठीक है, सप्लीमेंट में कुछ भी नहीं दिया है, बट कुछ कुछ आई थिंक चेंजेस माइनर माइनर हुए हैं, और जो मेरे ध्यान में आ रहे हैं वो मैं खुद कवर करते जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ। तो वन सच चेंज जो मेरे ध्यान में आया वो है ईसॉप को लेके बहुत बड़ा चेंज किया है। तो हमने जो पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, तो ये हमने पढ़ा था डेफर्ड टू आउटस्टैंडिंग, ठीक है, फिर लैप्स होगा तो रिवर्स होगा, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, यही ओल्ड मॉड्यूल जो था, न्यू सिलेबस का जो पहला पहला मॉड्यूल रिलीज हुआ था उसमें ऐसा ही दिया था। ठीक है, आप देख सकते हो, सेम टाइप का क्वेश्चन था। अभी हाल ही में ये आया था, तो उसका आंसर मैंने जब देखा तो मैं भी थोड़ा हैरान रह गया कि ये कैसा आंसर दिया हुआ है। तो इंस्टीट्यूट ने आंसर अलग दिया था, तो मैंने फिर से चेक किया मॉड्यूल, तो मॉड्यूल में भी ये रिवाइज किया गया है और कोई सप्लीमेंट के थ्रू बताया भी नहीं गया है। ठीक है, तो मार्क्स कट हो रहे हैं बच्चे के, ठीक है, नुकसान हो रहा है, इसलिए मैंने ये वीडियो सोचा है कि अच्छे से बता देता हूँ सारे अपने बच्चों को। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था क्योंकि मॉड्यूल में पहले ऐसे ही दिया था। अब जो मॉड्यूल में दिया हुआ है ये वाला, उसके हिसाब से अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर ईसॉप का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले मैं फटाफट आपको बेसिक बता देता हूँ, थेरी और जो एंट्रीज कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ, और फिर मैं एक दो क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जिससे आपको पूरा आइडिया आ जाएगी कि अब ईसॉप का क्वेश्चन आपको कैसे आंसर करना है। ठीक है, कंसेप्चुअली कोई भी चेंज नहीं है ईसॉप में, सेम है भाई, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, हम एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए ईसॉप्स देते हैं। ठीक है, और हम काफ़ी डिस्काउंटेड रेट्स पे देते हैं, मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में काफ़ी कम प्राइस पे उसको देते हैं, और उसी की अकाउंटिंग हमको यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, तो आपको पता है ग्रांट डेट करके होता है, जिस दिन आप ईसॉप ग्रांट कर रहे हो उस डेट को कहते हैं ग्रांट डेट। ठीक है, फिर जिस डेट पे एक टाइम आप देते हो कि आप कंडीशंस को सेटिस्फाई करो, तो जो लास्ट डेट होती है जिस पे आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है टू बी एलिजिबल फॉर ईसॉप, उसको कहते हैं वेस्टिंग डेट। वेस्टिंग डेट कि इस डेट तक सारे कंडीशंस जिनके फुलफिल होंगे उनको ईसॉप मिलेंगे, जिनके कंडीशन फुलफिल नहीं हुए उनको ईसॉप नहीं मिलेंगे। वेस्टिंग डेट करके एक होती है, और जो पूरा ये ग्रांट डेट से लेके वेस्टिंग डेट, ये पूरा जो ड्यूरेशन होता है इसको कहते हैं वेस्टिंग पीरियड। ग्रांट डेट से लेके वेस्टिंग डेट तक जो पूरा टेनोर होता है उसको कहते हैं वेस्टिंग पीरियड। और फिर जो वेस्ट हो गए मतलब वो एलिजिबल है, जबरदस्ती नहीं है, ये एक उनका राइट है, इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन, इट्स अ राइट। उनको लेना है तो वो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो छोड़ सकते हैं। तो वेस्ट मतलब आप एलिजिबल हो, आप चाहो तो एक्सरसाइज प्राइस जो है वो देके आप शेयर्स खरीद सकते हो। तो वेस्ट होने के बाद फिर एक समय दिया जाता है उन एलिजिबल होल्डर्स को कि आप एक्सरसाइज करो, तो उस पीरियड को कहते हैं एक्सरसाइज पीरियड। ठीक है, तो पहले आता है वेस्टिंग पीरियड, फिर आता है एक्सरसाइज पीरियड। तो एक्सरसाइज पीरियड में आपको डिसाइड करना होता है कि आपको एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना है। एक्सरसाइज पीरियड तक अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया तो आपके जो वेस्टेड ऑप्शन है वो अपने आप लैप्स हो जाएंगे। क्लियर है क्या? तो इस तरह से टाइमलाइन होता है, ग्रांट डेट से ये स्टार्ट होगा, फिर वेस्टिंग डेट आएगा, इसको हम कहेंगे वेस्टिंग पीरियड, फिर वेस्टिंग पीरियड जहां से खत्म होगा वहां से एक्सरसाइज पीरियड स्टार्ट होगा। ठीक है,
वेस्टिंग डेट पे जो वेस्ट नहीं होंगे वो लैप्स हो जाएंगे, उसको कहेंगे अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। अनवेस्टेड क्योंकि वो वेस्ट ही नहीं हुए, जो वेस्ट ही नहीं हुए उसको क्या कहेंगे, अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। फिर जो वेस्ट हो गए मतलब उनको राइट मिला पर उन्होंने चूज किया कि उनको एक्सरसाइज नहीं करना है, वो भी लैप्स हो जाएंगे। जो एक्सरसाइज नहीं हो रहे हैं तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड वो भी लैप्स ही होंगे, तो उनको बुलाएंगे वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। ठीक है, तो आपको बस नाम ध्यान में रखना है। तो ऐसे दो नाम आएंगे। ठीक है, ये पूरा आपका बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब क्या होगा कि क्या क्या इवेंट्स हैं, अकाउंटिंग कैसे होती है, जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, ये अभी हमको समझना है। अब मैं थोड़ा बहुत थ्योरी आपको बता देता हूं जहां से एंट्रीज के बारे में आपको ख्याल में आएगा। ठीक है, सब बेसिक मैंने आपको बता दिया है। ये मेन पूरा ट्रीटमेंट का पूरा पेज है जो हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, एन एंटरप्राइज शुड रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस सर्विसेज रिसीव्ड इन एन इक्विटी सेटल्ड ईसॉप, ईएसपीएस, जो भी लॉ में आप सेबी में जो टर्म पढ़ते हो, एसबीईबी, ठीक है, वो भी टर्म यूज होता है, शेयर बेस्ड एम्प्लॉई बेनिफिट प्लान। तो इक्विटी सेटल्ड का मतलब क्या है कि आपको इक्विटी शेयर दिए जाएंगे। एक कैश सेटल्ड भी होता है जो लॉ में अलाउड नहीं होता, इक्विटी सेटल्ड ही ज्यादा चलता है। ठीक है, तो इक्विटी सेटल्ड का मतलब ये है कि हम आपको शेयर्स के थ्रू बेनिफिट देंगे। ठीक है, उसी के अंदर ये आता है। तो आपको इसको खर्चा मानना है, आपको इसको खर्चा मानना है क्योंकि आपको मिल क्या रहा है, आप एम्प्लॉय को रिटेन कर रहे हो, आपको एम्प्लॉय की सर्विसेज मिल रही है और जो हमारा खर्चा है। ठीक है, तो नॉर्मली इसको हम एक्सपेंस मानते हैं। ठीक है, तो ये तो एक इफेक्ट हो गया कि भाई आपका खर्चा हो गया। एक से ठीक है, इसको हम एक्सपेंस मानेंगे फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड। अब ये होगा कैसे, एक इफेक्ट आप समझो कि ये जो भी आप कर रहे हो इससे आपको सर्विस मिल रही है, एम्प्लॉई आप रिटेन कर पा रहे हो, जो भी है वो एक्सपेंस है, आपका नॉर्मल रेवेन्यू बेनिफिट है जो हम खर्चा जिसको बोलते हैं। तो एक इफेक्ट क्या आएगा कि हमारा खर्चा हो रहा है। अब जितने समय के लिए बेनिफिट मिलेगा खर्चा भी उतने समय में डिवाइड होगा। अक्रूवल कंसेप्ट, अगर मुझे 3 इयर्स बेनिफिट मिल रहा है तो जो भी मेरा खर्चा हो रहा है मैं वो 3 साल में डिवाइड करूंगा इक्वली, प्रोपोर्शनेटली, मतलब जो भी बोलो, टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हम उसको बेनिफिट को राइट ऑफ करेंगे। तो रूल यही है, बेनिफिट पूरा जो है जो रिटेन कर रहे हो आप एम्प्लॉय को, एक ही साल रिटेन कर रहे हो तो पूरा खर्चा 1 साल में आएगा, 2 साल रिटेन कर रहे हो तो 2 साल में डिवाइड करो, 3 साल है तो 3 साल में डिवाइड करो इक्वली इन ऑल ईयर्स। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट आप समझ लो कि ये एक हमारा खर्चा है जो हमको जितने समय इसका बेनिफिट हो रहा है उसमें हमको इक्वली डिवाइड करना है। मतलब ये एक एंट्री अलग से चलते रहेगी। एक एंट्री है कि हमको अब जब उसको अलॉट करना पड़ेगा, जब शेयर्स अलॉट होंगे तो एंट्री क्या होगी। ठीक है, अब आपको मैं एग्जांपल देता हूं। ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरा है कि हम अलॉट करेंगे तो क्या होगा। अब आपको पता है बेसिक कि ईसॉप में क्या होता है, मार्केट प्राइस से कम में आप अलॉट करते हो। तो अगर मेरा 100 रुपीज़ का मार्केट वैल्यू है वो मैं 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ जो भी है उस पर मैं दूंगा, मतलब 70-80 रुपीज़ का डिस्काउंट मैं उनको दे रहा हूं फ्रॉम द मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो अकाउंटिंग सेंस में आपको अभी सोचना होगा कि आपको मिलेंगे, सपोज 20 रुपए का एग्जाम्पल लेते हैं, 20 रुपीज़ हमारा एक्साइज प्राइस है जिसको एक्साइज कर सकते हैं, मार्केट प्राइस है 100। अब अकाउंटिंग में हम एक्चुअली क्या मानते हैं, सबसे पहला एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए जो काफी रिपीटर्स का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता है। 100 रुपीज मार्केट प्राइस का शेयर है, मैं 20 में दे रहा हूं। अब मैं अकाउंटिंग क्या सोच के कर रहा हूं कि मैं जो इशू है वो 20 में कर रहा हूं कि 100 में कर रहा हूं। मैं ये मान रहा हूं कि मैं 100 में ही अलॉट कर रहा हूं, ये सोच के मैं अलॉटमेंट करता हूं कि मैं 100 का शेयर है 100 में ही दे रहा हूं। अब क्योंकि मुझे सिर्फ मिल 20 ही रहा है, 80 रुपीज का जो बेनिफिट है ये मेरा नॉन मॉनिटरी बेनिफिट है। अगर आप 100 का 20 में दे रहे हो और आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं 20 में ही दे रहा हूं तो आपका तो लॉस कुछ हुआ ही नहीं,
वो 80 रुपीज का जो डिफरेंस है वो तो अकाउंट फॉर ही नहीं होगा ना। तो पहले आपको ये सोचना है, पहले आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि मैं मार्केट प्राइस पे ही दे रहा हूं, सिर्फ 20 रुपए मुझे कैश फॉर्म में मिल रहे हैं, 80 रुपए मुझे एम्प्लॉय बेनिफिट से मिल रहे हैं, मतलब वो मेरे लिए काम कर रहे हैं, मुझे 2-3 साल सर्विस दे रहे हैं, वो पैसा सर्विस देके चुका रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट यही आपको समझना है, ठीक है। 100 का 100 में ही इशू हो रहा है, बस 20 रुपए कैश आएगा और बचा हुआ 80 रुपए जो है वो मेरा एम्प्लॉय बेनिफिट के थ्रू आएगा, और वो आपको ऐसा डेबिट करना है, एम्प्लॉय आउटस्टैंडिंग स्टॉक जो है, और वही आपका लॉस है। 20 रुपए एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 100 रुपीज का आपका मार्केट प्राइस है, 20 रुपीज आपका एक्सरसाइज प्राइस है, और ऑप्शन डिस्काउंट कितना है, मतलब डिस्काउंट कितना दे रहे हो, बेनिफिट कितना दे रहे हो, 100 माइनस 20, 80 रुपीज का बेनिफिट आप दे रहे हो, ठीक है। तो मैं 100 रुपीज का शेयर दे रहा हूं, 100 रुपीज का शेयर दे रहा हूं, मतलब 100 रुपीज का उसका इशू प्राइस मानूंगा मैं, है फेस वैल्यू 10 रुपीज ही, ठीक है। इसका ब्रेकअप क्या है कि फेस वैल्यू 10 रुपीज ही है। 90 रुपीज क्या होता है, अगर आप फेस वैल्यू से ज्यादा में शेयर को इशू करते हो, भले वो फॉर कैश हो या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश हो, फेस वैल्यू से जब भी आपको पैसा ज्यादा मिलता है वो अकाउंटिंग में कहां क्रेडिट होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा 90 रुपीज। यही कंसेप्ट क्लियर करो। लोग क्या सोचते हैं, मैं 20 में इशू कर रहा हूं तो 10 रुपीज फेस वैल्यू, 10 रुपीज प्रीमियम होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं 20 रुपीज में इशू कर रहा हूं, मैं ऐसा मान ही नहीं रहा, मैं 100 रुपीज में इशू कर रहा हूं, मैं ऐसा मान रहा हूं। तो 100 का ब्रेकअप आएगा 10 रुपीज फेस वैल्यू, और ऊपर का जो भी पूरा 90 रुपीज है दैट विल बी अकाउंटेड फॉर एज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्लियर है क्या, ये बहुत क्लियर कर लो। तो मैं शेयर दूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे जाता है, और 2 ऊपर का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट होगा 90। तो ये क्रेडिट इफेक्ट कितना जाएगा, 100। दैट प्रूव्स कि हम 100 रुपीज में इशू कर रहे हैं। अब सिर्फ पैसा जब मिलेगा, जो डेबिट इफेक्ट आता है, जो पैसा आएगा वो एक्सरसाइज प्राइस जितना आता है विच इज 20, जो एक्चुअली आपको मिलेगा, एम्प्लॉय आपके बैंक अकाउंट में डालेगा, तो एक्चुअली 20 रुपए आपको मिल रहा है। अब डिफरेंस कितना आएगा, 80 रुपीज का। तो यहां आपको वो जमा करना है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, जो भी नाम है इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट ऐसा नाम आपको देना है, स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, या ईसॉप आउटस्टैंडिंग भी आप लिख सकते हो। तो मैं ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट लिख रहा हूं, ठीक है, 80 रुपीज। तो ये कैसे आता है, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है। ये आपका 80 रुपए का नुकसान है, और यही 80 रुपए आपको, जो भी आपका वेस्टिंग पीरियड है, जितने समय के लिए आपने एम्प्लॉय को रिटेन किया है, जितने समय के लिए आपको वो आपके लिए काम कर रहा है, आपको बेनिफिट दे रहा है, उतने समय में आपको ये इक्वली राइट ऑफ करना है। क्लियर है क्या, बस इतना ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये हमारा अलॉटमेंट का एंट्री होता है। अब ईसॉप आउटस्टैंडिंग जो है वो, उसका क्या होता है कि जब जब जैसे जैसे आप उसको लॉस मानोगे, उसकी लॉस की एंट्री होती है, ठीक है। कि मेरा खर्चा हो रहा है, सपोज 2 साल का एग्जाम्पल लेते हैं, 2 इयर्स का बेनिफिट मिल रहा है, वेस्टिंग पीरियड जो है वो 2 इयर्स का है। तो ये जो 80 रुपए का बेनिफिट है मुझे 2 साल में मिल रहा है, तो 40 रुपीज 40 रुपीज, ऐसे 2 बार में 2 साल में मैं राइट ऑफ करूंगा। तो ईयर 1 में मैं क्या राइट ऑफ करूंगा, इसको मेरा खर्चा मान लूंगा, मेरे पीएनएल में जाएगा, ठीक है। तो एक पहले नॉमिनल अकाउंट आएगा जिसका नाम है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है जो ईयर एंड पे मैं पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा, ये मेरा खर्चे का अकाउंट है। तो 40 रुपीज आएगा, 80 का टोटल ये है, 2 साल में राइट ऑफ करना है, तो हर साल 40 रुपए राइट ऑफ करने हैं। तो आपने खर्चा मान लिया, और 2 यहां आएगा ईसॉप आउटस्टैंडिंग। ईसॉप आउटस्टैंडिंग में उसको जमा करते जाना है, वो जमा होते जाएगा, और जब आप एक्चुअली इशू करोगे तो वो देखो यहां पे डेबिट हो रहा है। तो वो जैसे ही आप अलॉट कर दोगे, ईसॉप आउटस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। तो ईयर 1 के एंड में मैंने खर्चा राइट ऑफ कर दिया। अब ये नॉमिनल अकाउंट है, ये तड़प रहा है, इसको पीएनएल में भेज दो। तो डेबिट है, उसको पहले हम क्रेडिट करेंगे। अकाउंट को बंद करने के लिए क्या करते हैं भाई, उल्टा इफेक्ट देते हैं, डेबिट वाले अकाउंट को बंद करना है, ट्रांसफर करना है, तो क्रेडिट करूंगा, ठीक है। ट्रांसफर एंट्री है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट।
तो ये आपका अकाउंट हो गया बंद, और एक खर्चा है, कहां ट्रांसफर होगा, पीएनएल। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट। तो आपने खर्चे की एंट्री पास की और वो खर्चे को साल के आखिरी में पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये 2 एंट्री होगी। सेम एंट्री अगले साल भी होगी, 40 रुपीज की एंट्री होगी, सेम ऐसे 2 एंट्री पास हो जाएगी, 2 और 2 4 एंट्री पास होगी। अब आपने ईसॉप को देखो यहां क्रेडिट किया है 40, फिर आप यहां पे भी ईसॉप को क्रेडिट करोगे 40 से, 40 यानी उसमें ईसॉप आउटस्टैंडिंग में 80 रुपीज का क्रेडिट होगा। ठीक है, लॉस आप उसमें जमा करते जा रहे हो। फिर ये जो जैसे आप डेबिट करोगे, अलॉटमेंट करोगे, जैसे ये होगा, ये आपका 80 रुपीज यहां पे डेबिट हो जाएगा। तो आपका ईसॉप आउटस्टैंडिंग खत्म। समझ रहे हो, खर्चे का सेकेंड इफेक्ट ईसॉप आउटस्टैंडिंग में जाएगा, और जैसे आप उसको इशू कर दोगे वो डेबिट हो जाएगा और आपका लाइबिलिटी खत्म। ईसॉप आप देने के लिए लाइबल थे, आपने दे दिया, तो जैसे ही वो अलॉटमेंट की एंट्री पास होगी वो अकाउंट बंद हो जाएगा। अब इसमें ये तो मैंने एकदम सिंप्लीफाइड बता दिया। अब इसमें लैब्स भी तो होते हैं ना। ये कब होगा, जब मैंने जितने ऑप्शन दिए पूरे के पूरे वेस्ट हो गए, पूरे के पूरे एक्साइज हो गए। तो ये ऐसा सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा। अब यहां पे थोड़ा सा ट्रिकीनेस आएगा कि लैप्स होगा, अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो जाएंगे। अब लैप्स का क्या सिग्निफिकेंस है, जब हम खर्चा मानते हैं तो इसमें एक रूल आता है, खर्चे का रूल समझो। खर्चे का रूल समझो कि हमको उतना ही खर्चा मानना है जितना एक्चुअली एक्सरसाइज हो रहा है। जो ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं हुए, आपने एक्चुअली शेयर दिए ही नहीं, तो खर्चा कैसे हुआ, समझ रहे हो। पर कितना एक्चुअली एक्सरसाइज होगा ये आज तो हमको नहीं पता, वो तो समय ही बताएगा। 2 साल का अगर समय है तो 2 साल के एंड में ही पता चलेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है, समझ रहे हो। आज मैं अगर 1000 ऑप्शन दे रहा हूं, मैं तो यही मान के चलूंगा कि पूरे 1000 वेस्ट हो जाएंगे, पूरे 1000 एक्सरसाइज हो जाएंगे, यही सोच के ही करूंगा ना मैं तो। बट जब एक्चुअली वो टाइम खत्म होगा, उस वक्त जब मेरे पास एक्चुअल डेटा होगा, फिर मुझे उसके हिसाब से चीजें रिवाइज करनी पड़ती है, क्योंकि ये सब वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन होती है। ठीक है, तो हमको अल्टीमेटली उतना ही खर्चा मानना है जितने एक्चुअली शेयर्स एक्सरसाइज हो रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या। तो इसमें क्या होगा कि आपने पहले माना कि ज्यादा ऑप्शन एक्सरसाइज होंगे, ज्यादा ऑप्शन वेस्ट होंगे, पर एक्चुअली कम ही होंगे, मतलब डिक्रीज होगा। खर्चा पहले ज्यादा मानोगे पर एक्चुअली आपका खर्चा कम निकलेगा, मतलब कुछ खर्चा रिवर्स करना पड़ सकता है, कुछ खर्चा रिवर्स करना पड़ सकता है। सपोज 1000 ऑप्शन आपको लगा कि होगा, तो 1000 के हिसाब से आपने खर्चा माना और खर्चा राइट ऑफ कर दिया। अब आपको 2 साल के बाद पता चला कि एक्चुअल एक्सरसाइज 800 ही हुए, 200 तो 200 एक्सरसाइज ही नहीं हुए, मतलब वो कभी दिए ही नहीं, वो कभी खर्चा या लॉस हुआ ही नहीं। तो 200 ऑप्शन का जो खर्चा है, जो आपने रिकॉग्नाइज कर दिया है, वो आपको रिवर्स करना पड़ता है। अब हम पीएनएल को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, जो चीज राइट ऑफ हो गई है उसको अब हम छेड़ेंगे नहीं। जो भी रिवर्सल होगा वो अब जनरल रिजर्व को क्रेडिट करके होगा। ये सब गाइडेंस नोट में लिखा हुआ है। ईसॉप पे अकाउंटिंग का एक गाइडेंस नोट है आईसीएआई का, उसके हिसाब से पूरी अकाउंटिंग होती है। ठीक है, तो जो भी रिवर्सल होगा, द बैलेंस ठीक है, जो एक्सपायर हो जाएंगे अनएक्साइज्ड, तो वो हम शुड बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। ठीक है, पीएनएल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो भी आपको रिवर्स करना है वो जनरल रिजर्व में क्रेडिट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे लॉस मानना है, मतलब इक्वल बेसिस पे। 2 साल है तो 2 साल एंड डिवाइडेड बाय 2, 2.5 साल है तो डिवाइडेड बाय 2.5, 3 इयर्स है तो डिवाइड बाय 3, डायरेक्ट इक्वल रेशियो में आपको बांटना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस देखते हैं कैसे अप्लाई करना है, वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, कंसेप्ट इतना ही है, कंसेप्ट इतना ही है, एंट्रीज इतनी ही है। अब आपको अप्लाई करते आना चाहिए। ठीक है, ध्यान दो, अब बात समझो। मैं आपको एंट्रीज और इवेंट्स को अब मैं फ्लो आपको समझा देता हूं कि फ्लो ही मेन है। काफी बच्चों को समझ में नहीं आता कि शुरू कहां से करें, तो उनके लिए है, जिनको जो भी मतलब भटक जाते हैं कि यार करूं क्या, मेरे को ब्लैंक हो जाते हैं, टू बी एक्यूरेट ब्लैंक हो जाते हैं, तो ये ध्यान दो, ये आपका ब्लैंक न होने का ये है। ये टाइमलाइन आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि ग्रांट हो रहा है,
वेस्ट हो रहा है, फिर एक्साइज हो रहा है, ठीक है, इतना तो आपको याद रहेगा ही। तो ग्रांट डेट पे अब कुछ भी नहीं होगा, ग्रांट डेट पे कोई एंट्री पास नहीं होगी, ठीक है, ध्यान दो, ग्रांट डेट पे कोई भी एंट्री पास नहीं होती है। अब जैसे ही पहला साल खत्म होगा, जब जब ईयर एंड होगा, खर्चा राइट ऑफ कब होता है अकाउंटिंग में? ईयर एंड में। तो जब भी अब ईयर एंड होगा, दो एंट्री जो मैंने बताई, खर्चा रिकॉग्नाइज होगा, फिर खर्चा पीएनएल में ट्रांसफर होगा। ये दो एंट्री हर साल के एंड में होंगी, क्योंकि ईयर एंड में ही खर्चा राइट ऑफ होता है। तो ये एंट्री आएंगी ईयर एंड पे खर्चे वाली। फिर जब भी एक्सरसाइज होगा तो एक्सरसाइज की एंट्री आएगी, जब भी एक्सरसाइज होगा एक्सरसाइज की एंट्री होगी। अब एक और बात ध्यान रखनी है कि जब आपने ग्रांट डेट पे कोई एंट्री पास नहीं की, तो जब चीजें लैप्स होंगी तो लैप्स पे भी कुछ नहीं करना है। जो भी डिफरेंस का अमाउंट है, कितना मैंने ऑप्शन दिए और कितने एक्चुअली एक्सरसाइज हुए, इसका पूरा इफेक्ट डायरेक्ट एक्सरसाइज डेट पे या वेस्टिंग डेट पे दिया जाता है। मतलब बीच बीच में कुछ रिवर्सल नहीं करना है। रिवर्सल क्यों नहीं करना है? क्योंकि ग्रांट डेट पे कोई एंट्री पास नहीं हुई, कोई चीज एंट्री पास ही नहीं हुई, तो क्या रिवर्स करोगे? तो लैप्स की डेट पे कुछ नहीं होता है। जो भी होता है पूरा हिसाब किताब एक साथ होता है। वेस्टिंग डेट पे हम देखेंगे कि कितने अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गए। जो अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गए वो वेस्टिंग पीरियड के खत्म होने के वक्त एक साथ इफेक्ट दे दो। फिर जब एक्साइज पीरियड खत्म होगा, फिर देखो कि कितने वेस्टेड ऑप्शन लैप्स हुए। ठीक है, बात को समझो, कोशिश करो कि ये एक इवेंट आएगा एंट्री का, मतलब लैप्स का जो इफेक्ट है वो यहां पे आएगा। पूरा जो इफेक्ट है वो एक साथ एक ही बार में दिया जाएगा। अनवेस्टेड ऑप्शन जब लैप्स होंगे, जब वेस्टिंग पीरियड खत्म होगा, तो उसका इफेक्ट एक साथ दिया जाएगा, और जब वेस्टेड ऑप्शन लैप्स होंगे तो उसका इफेक्ट उस वक्त दिया जाएगा। ठीक है, ये ऐसे इवेंट्स हैं। तो ग्रांट डेट पे कुछ नहीं होगा, लैप्स की जो डेट्स दी होंगी उस पर भी कुछ नहीं होगा। डायरेक्टली ईयर एंड पे खर्चा राइट ऑफ करेंगे, और जब जब ये वेस्टिंग पीरियड और एक्साइज पीरियड खत्म होगा उस वक्त हम लैप्स का इफेक्ट देंगे, और जब एक्साइज होगा तो एक्साइज की डायरेक्ट एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे। बस इतने ही इवेंट्स हैं। ठीक है, लिख लो, काफी बच्चे भूल जाते हैं, लिख लो। ठीक है, ग्रांट डेट नो एंट्री, लैप्स डेट जो दी रहती है एग्जैक्ट, नो एंट्री। ईयर एंड, हर ईयर एंड में एंट्री पास होगी। एक्सपेंस की, एक्सपेंस रिकॉग्निशन एंड एक्सपेंस को ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर एंट्री, ऐसी दो एंट्री पास होगी। फिर जब एक्सरसाइज होगा, शेयर एक्सरसाइज होंगे, तो एक्सरसाइज की एंट्री पास होगी। फिर वेस्टिंग पीरियड जब खत्म होगा, वेस्टिंग पीरियड एंड होगा, तब हम एंट्री का इफेक्ट देंगे लैप्स की। लैप्स का रिवर्सल जो होगा वो वेस्टिंग पीरियड के एंड पे होगा एक, और एक्सरसाइज पीरियड के एंड पे हम जो भी, ठीक है, इसमें कौन से लैप्स आएंगे? अनवेस्टेड वाले। अनवेस्टेड ऑप्शन जो लैप्स हो गए उसका इफेक्ट हम वेस्टिंग पीरियड के एंड पे देंगे, और जो वेस्टेड ऑप्शन लैप्स होंगे उसकी एंट्री एक्साइज पीरियड के एंड में एक साथ होगी। एंट्री देंगे लैप्स की जो वेस्टेड ऑप्शन लैप्स होंगे। ठीक है, बस इतना ही है। तो ये आपको बस फ्लो अच्छे से समझ लेना, लिख लो। आगे बढ़ते हैं। अब एक मॉड्यूल का क्वेश्चन मैं करा देता हूं। ठीक है, दो क्वेश्चन हम करेंगे इसमें, एक छोटा और एक बड़ा क्वेश्चन जैसा आता है। ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन एक, आ जाओ। छोटा क्वेश्चन मतलब जिसका ड्यूरेशन एक साल के अंदर ही है, एक साल के अंदर ही ग्रांट हो रहा है, एक साल के अंदर ही एक्साइज हो जा रहा है, बेनिफिट पीरियड एक साल ही है, पूरी एंट्री एक साल में हो रही है। ठीक है, आ जाओ। अ कंपनी हैज शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, फेस वैल्यू दिया 10 रुपीज ऑन 1 अप्रैल। अब ये 2001, 2011, 21 कुछ भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो 2001 बोलता हूं मैं। ठीक है, 2001 इट ग्रांटेड
10,000 ESOP एट 40 रुपीज व्हेन द मार्केट प्राइस वाज 130 रुपीज। ठीक है, मार्केट प्राइस है 130 और आप एक्चुअली एक्साइज प्राइस कितनी दे रहे हो 40, तो आप कितना डिस्काउंट दे रहे हो 130 माइनस 40 वो आएगा 90। ठीक है, बेसिक हाथों हाथ निकाल लिया करो। ऑप्शंस वेर एक्साइज्ड टू बी एक्सरसाइज्ड बिटवीन 15th मार्च 2002 टू 31st मार्च 2002। ठीक है, टाइमलाइन ड्रॉ करो। काफी बच्चों को कोई विजुअलाइज ही नहीं होगा, लिखना पड़ेगा। 1/4/2001 पहला साल कब खत्म होगा 31st मार्च 2002। ठीक है, और लिखा ही है 15 मार्च से 31 मार्च, ये आखिरी 15 दिन में एक्साइज पीरियड आ रहा है, मतलब 31 मार्च तक आपका एक्साइज पीरियड भी खत्म होगा। तो ग्रांट डेट और एक्साइज पीरियड एक ही साल के सब अंदर है, मतलब पूरा खर्चा एक ही साल में राइट ऑफ करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। एम्प्लॉइज एक्साइज देयर ऑप्शंस फॉर 9,500 शेयर्स। 10,000 का आपने ऑप्शन दिया, एक्चुअली एक्साइज हुए 9,500, तो 500 मतलब लैप्स हो गए, तो उसका इफेक्ट आपको लेना है। अब पूरा क्योंकि एक ही साल में हो रहा है तो रिवर्स करने की जरूरत भी नहीं है। ईयर एंड में ही आपको, जब आप लॉस राइट ऑफ कर रहे हो 31 मार्च को आप लॉस राइट ऑफ कर रहे हो और 31 मार्च को ही आपको पता चल गया है कि 500 लैप्स हो गए, तो 500 में काउंट ही नहीं करूंगा ना, मैं सीधे जो मेरा लॉस है 9,500 एक्साइज हो रहे हैं तो मैं 9,500 का ही लॉस रिकॉग्नाइज करूंगा, क्योंकि उस डेट तक मुझे पता चल गया है। जब अलग अलग ईयर होते हैं तो आपको पता नहीं रहता, अलग अलग ईयर में पता नहीं रहता, ये तो सेम ईयर में ही सब हो रहा है। तो लॉस रिकॉग्नाइज करते समय ही मुझे पता है कि 9,500 ही एक्साइज हुए हैं, तो मैं डायरेक्टली जो लॉस है वो 9,500 का ही रिकॉर्ड करूंगा, मुझे कुछ भी रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान दो। द कंपनी क्लोजेस एंड द रिमेनिंग ऑप्शन लैप्स्ड। द कंपनी क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर, शो जर्नल एंट्रीज। बोलो बोलो। 10,000 ऑप्शंस हैं, 9,500 एक्सरसाइज हुए हैं, मार्केट प्राइस है 130, एक्सरसाइज प्राइस है 40। ठीक है, और डिस्काउंट आएगा 90। करेक्ट है क्या यार? हम्म, 40 130। ठीक है, आ जाओ। तो अब इसकी हम एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, ड्यूरेशन एक ही साल है, ये ध्यान रखना है। ड्यूरेशन इज 1 ईयर, एक साल के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो अब इवेंट याद करो। ग्रांट डेट पे कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट पहली डेट क्या रही है, डायरेक्ट एक्साइज हो रहा है। वेस्टिंग पीरियड के बारे में भी कुछ ज्यादा दिया हुआ नहीं है, तो डायरेक्ट आप 31 मार्च को सारी एंट्री पास कर सकते हो। क्या क्या एंट्रीज होंगी, एक है अलॉटमेंट की। ठीक है, एक्साइज हो रहा है, आप 9,500 शेयर इशू कर रहे हो, अलॉट कर रहे हो, उस 9,500 शेयर्स की एंट्री होगी। और फिर डायरेक्ट 9,500 के हिसाब से जितना आपका लॉस है वो पूरा का पूरा आप एक्सपेंस मान लो और एक्सपेंस को पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। 3 ही एंट्री होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, एक्सरसाइज की एंट्री पास हो जाएगी। सब 31 मार्च पे हो रहा है तो आप पहले भले एक्सपेंस की एंट्री करो, पर बेटर है पहले इशू की एंट्री पास कर दो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितना लॉस हो रहा है और उतना सीधे हम राइट ऑफ कर देंगे। बोलो, 9,500 शेयर्स पे मुझे 40 रुपीज मिलेंगे, 9,500 शेयर्स पे 40 रुपीज मिलेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 9,500 इंटू 40, तो 3,80,000 रुपीज मुझे मिलेंगे बैंक में। अब मेरा नुकसान कितना हुआ है, कहां डेबिट होगा, ईसॉप आउटस्टैंडिंग। ठीक है, 9,500 पे 90 रुपए। ठीक है, सब यहाँ पे लिखा हुआ है, 90 रुपए के हिसाब से 9,500 पे आपका जो नुकसान हुआ है वो 8,55,000 हुआ है, 8,55,000 आपका लॉस है। 2 आप शेयर्स दे दोगे फेस वैल्यू। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जाएगी 9,500 इंटू 10 लिखा हुआ है, दिया हुआ है, तो 95,000 आपका फेस वैल्यू है। और फेस वैल्यू के ऊपर जो भी वैल्यू होती है उसको हम सिक्योरिटीज प्रीमियम में डालेंगे। 9,500 बोलो 10 रुपीज के ऊपर कितना है, मार्केट प्राइस के हिसाब से हम मार्केट प्राइस पे इशू कर रहे हैं ऐसा मानते हैं, तो 130 हमारा मार्केट प्राइस है, -10 यानी कि 120 रुपीज मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा। 11,40,000।
ठीक है, तो ये एंट्री हो गई आपकी अलॉटमेंट की। अब इससे आपको पता चल गया कि मेरा एक्चुअल लॉस कितना हुआ है, 8,55,000 ही लॉस हुआ है। तो बस 8,55,000 को राइट ऑफ कर दो। कहां राइट ऑफ करेंगे, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग, और फिर ट्रांसफर कर दो पीएनएल में, पीएनएल डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 855। तो इससे देखो क्या क्या होगा, पूरा लेजर भी समझ लो। आपने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट किया, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस क्रेडिट किया, तो ये अकाउंट बंद हो गया, खर्चा पीएनएल में ट्रांसफर हो गया। फिर एम्प्लॉय ऑप्शन आपने यहाँ डेबिट किया, एम्प्लॉय ऑप्शन यहाँ आपने क्रेडिट किया, तो एम्प्लॉय ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट बंद हो गया। नेट नेट क्या हुआ, नेट नेट ये हुआ कि हमारा खर्चा पीएनएल में चले गया 855, हमको पैसा मिल गया 3,80,000, और हमारा कैपिटल और प्रीमियम क्रेडिट हो गया। नेट इफेक्ट ऐसा आता है, ठीक है। तो लिखो, आगे बढ़ते हैं। अब मल्टी ईयर का एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मल्टी ईयर का जो क्वेश्चन है, मल्टी ईयर का जो क्वेश्चन है, इन्होंने देखो और डायरेक्ट एंट्री पास कर दी है, डायरेक्ट एक्सपेंस को ही डेबिट कर दिया है, ऐसा भी चलता है। आउटस्टैंडिंग डेबिट करके फिर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट भी कर सकते हो, क्योंकि सब एक साथ एक ही साल में हो रहा है, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। मल्टी ईयर में ऐसा नहीं कर सकते, एक ही साल में ग्रांट है, एक ही साल में एक्साइज है, सब एक ही साल में आपको सब पता चल जा रहा है, इसीलिए ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट कर दिया है और डायरेक्ट एक्सपेंस को पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, ये भी चलता है, जो मैं बता रहा हूं वो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं, नेट इफेक्ट सबका सेम ही रहेगा। क्लियर है क्या। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन जून 25 पेपर में भी आया है, सिमिलर है, ठीक है। आप देखेंगे, अगर मैं आपको कंपेयर करके बता देता हूं, ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं। तो इसमें 10,000 ईसॉप्स हैं, 10,000 ईसॉप्स हैं, क्या हो रहा है यार, ठीक है, ये भी यहीं से बोला, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आपको पूरा पहले पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ 1,000 ईसॉप्स हैं, ठीक है, 1,4,2,000 ₹40, मार्केट प्राइस 160, वेस्टिंग पीरियड 2.5 ईयर, मैक्सिमम एक्साइज पीरियड उसके आगे 1 ईयर, 300 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गए, 600 एक्चुअली एक्साइज हुए हैं, और 100 वेस्ट होने के बाद लैप्स हुए, मतलब 1000 में से 600 ही एक्साइज हुए, 400 लैप्स हो गए। 400 का ब्रेकअप क्या है, 300 अनवेस्टेड थे और 100 वेस्टेड थे, ठीक है, और जर्नल एंट्री पास करनी है। अब आप इस पे आ जाओ, देखो लगभग सेम नंबर्स हैं, 10,000 हो गया, एक एक जीरो ऐड कर दिया बेसिकली, ठीक है, 1000 का 10,000 कर दिया, 40 का 400 कर दिया, से 160 का 1600 कर दिया, 2.5 ईयर सेम है, एक्साइज पीरियड 1 ईयर सेम है, ठीक है, 300 को 3000 कर दिया है, 600 को 6000 कर दिया, 100 को 1000 कर दिया, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, सेम डेट्स है, एक एक जीरो ऐड कर दिया है। क्लियर है क्या। तो मैं पास्ट पेपर का ये क्वेश्चन पूरा अभी अच्छे से पढ़ा दूंगा,
और मॉड्यूल का क्वेश्चन भले आप खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है। तो अभी हम जून 25 पेपर का ये जो क्वेश्चन आया था ईसॉप का वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आ जाओ, तो डेटा पहले पूरा समझ लेते हैं। ओरियन लिमिटेड ग्रांट्स 10,000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस ऑन 1/4/2021 एट 400, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस जो है वो है 400, मार्केट प्राइस इज 1600, वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 ईयर्स एंड द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इज 1 ईयर, वेस्टिंग पीरियड के और आगे, ठीक है। फिर ब्रेकअप दिया है 3000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड ऑन 1/5/2023, ठीक है। ये डेट अब कोई काम की नहीं रहती है। 6000 ऑप्शन वेर एक्सरसाइज्ड ऑन 30 जून 2024, 1000 शेयर वेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड, शो जर्नल एंट्रीज एंड शो नेसेसरी जर्नल एंट्री, वर्किंग नोट, सॉरी वर्किंग नोट भी पूछी हुई है। और ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा है, ये यानी 8 और 7 मार्क का ये क्वेश्चन है, ठीक है। मल्टी ईयर का 7-8 मार्क का ही आएगा। चलो तो डेटा समझ लो, देख लो। टाइमलाइन पहले मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाएंगी। बोलो 1/4/2021, यह आ गया आपका ग्रांट डेट। पहला साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2022, फिर 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2024, ठीक है। ऐसे 3 साल मैंने ड्रॉ कर लिए। अब मेरा वेस्टिंग पीरियड कब कंप्लीट होगा? 2.5 साल में। यहां से 1/4/2021 से 2.5 साल, 1 साल 2 साल, यहां पे बीच में आएगा 2.5 साल। 30 सितंबर 2023 यहां पे आपका वेस्टिंग पीरियड खत्म होगा। और वेस्टिंग पीरियड से 1 साल, वेस्टिंग पीरियड से 1 साल यानी 30 सितंबर 24, ये एक्सरसाइज पीरियड यहां पे खत्म होगा। ये टाइमलाइन आप समझ लो, ठीक है। तो अब इसकी एंट्रीज कैसे पास होती हैं, क्या क्या इवेंट्स पे एंट्री पास होगी? ग्रांट डेट पे कुछ भी नहीं होगा, ग्रांट डेट पे कोई एंट्री पास नहीं होती, ठीक है। फिर डायरेक्टली एंट्री कब पास होगी? ईयर एंड पे। जो भी आपका एस्टिमेशन है, जितने भी ऑप्शंस आप दे रहे हो उसके हिसाब से आप देखो कि कितना लॉस बनता है। अब 2.5 साल का वेस्टिंग पीरियड है तो आपको बेनिफिट 2.5 साल में मिल रहा है, तो जो लॉस है वो 2.5 साल में राइट ऑफ होगा। तो जो भी अमाउंट आएगा डिवाइडेड बाय 2.5, मतलब वो 1 साल का अमाउंट है जितना आपको राइट ऑफ करना है। और थर्ड ईयर जो आएगा उसमें 0.5 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो अपने आप वो आधे साल का ही लॉस आएगा, ठीक है। तो वो अपन निकालेंगे अभी। तो पहले साल डायरेक्ट लॉस राइट ऑफ होगा, सेकेंड ईयर में भी राइट ऑफ होगा। डायरेक्टली जो लैप्स वाला जो इफेक्ट है वो हम कब देते हैं? वेस्टिंग पीरियड और एक्साइज पीरियड के खत्म होने पे, ठीक है। तो एक्साइज पीरियड, वेस्टिंग पीरियड कब खत्म हो रहा है? 30/9/2023। तो आप उसका इफेक्ट यहां पे दे सकते हो या ईयर एंड पे दे सकते हो डायरेक्टली। और एक्साइज पीरियड का भी, एक्साइज पीरियड जब खत्म हो रहा है या वो फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हो रहा है तब भी दे सकते हो। और एक्साइज की डेट दी हुई है 30 जून 2024, यहां पे 2024, सॉरी यहां पे एक्साइज पीरियड के बीच में आएगा ना, तो 30 जून 2024 यहां पे एक्साइज हो रहा है, तो वो तो उसी डेट पे एंट्री पास करनी है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये टाइमलाइन ड्रॉ कर लो पहले। चलो अब अपन एक एक एंट्री पास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा बोलो? ग्रांट डेट पे कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्टली फर्स्ट ईयर एंड होगा। पहले पूरे कैलकुलेशंस कर लेते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट भी लिख सकते हो उसको। बोलो नंबर 1 आपका लॉस कितना है, ठीक है। मार्केट प्राइस है 1600, आपका एक्सरसाइज प्राइस है 400, तो आपका जो डिस्काउंट है, जो लॉस है वो कितना है? 1200, ठीक है। तो टोटल डिस्काउंट या टोटल लॉस या टोटल जो भी बोलो कितना आएगा? 1200 इंटू 10,000, ऑप्शंस कितना आ रहा है?
ये आएगा 1 करोड़, कुछ गलत हो रहा है क्या? 10,000 है, बरोबर है, 1 करोड़ 20 लाख। ठीक है, तो ग्रांट डेट पे जो आपका डेटा आपके पास अवेलेबल है, एक्चुअली कितने वेस्ट हो रहे हैं, लैप्स हो रहे हैं, वो तो 2.5 साल बाद ही पता चलेगा ना। आज थोड़ी पता है, जब पहला साल खत्म होगा तो कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो हम उसके हिसाब से ही करेंगे। अब एवरी ईयर, अब इसका टेबल भी बना सकते हो क्योंकि अभी डेटा हमारे पास है। ठीक है, बोलो लॉस या डिस्काउंट राइट ऑफ कैसे होगा, बोलो। पहले हम एनुअल निकाल लेते हैं। एनुअल कैसे निकालेंगे? पूरा जो लॉस है 1 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड यानी कि 2.5 साल, तो 1 साल में कितना आएगा? वो आएगा 48 लैक्स। ठीक है, 48 लैक्स हर साल हम राइट ऑफ करेंगे, ये हमने पहले ही सोच लिया है। अब जब वेस्टिंग पीरियड खत्म होगा और जो लैप्स होंगे उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा, और वो क्रेडिट कहां करेंगे? जनरल रिजर्व में। जनरल रिजर्व में वो क्रेडिट होता है। ठीक है, आ जाओ। तो ये हो गया वर्किंग नोट्स, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, बोलो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ईयर एंड आएगा। ठीक है, 31 मार्च 22। ठीक है, फर्स्ट ईयर एंड होगा और हम खर्चा रिकॉग्नाइज करेंगे। बोलो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 48 लैक्स जो ऊपर हमने निकाला, टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग या स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। तो ईसॉप आउटस्टैंडिंग 48 लैक्स, तो ये हमारा हमने पहले राइट ऑफ कर दिया। अब ये जो एक्सपेंस है ये नॉमिनल अकाउंट है, ईयर एंड में पीएनएल में ट्रांसफर होता है, वो ट्रांसफर एंट्री आपको पास करनी है। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट आपका बंद हो जाएगा। पहले आपने डेबिट किया, फिर आपने क्रेडिट कर दिया और वो अकाउंट बंद हो जाएगा और वो लॉस पीएनएल में चले गया। ठीक है, और ईसॉप आउटस्टैंडिंग आपका जमा हो गया कि इतना वैल्यू का ऑप्शन आपको देना बाकी है, बुक्स में ऐसा दिखते रहेगा। फिर सेकेंड ईयर एंड होगा। ठीक है, जब तक अब वेस्टिंग पीरियड खत्म नहीं होता ये सिलसिला चलते रहेगा। बीच में लैप्स की डेट आएगी पर उस पर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, बोलो सेकेंड ईयर एंड होगा 31 मार्च 2023, सेम पूरा का पूरा सेम आएगा, अमाउंट भी सेम, एंट्री भी सेम। ठीक है, 2 साल पूरा ऐसे का ऐसा आएगा। तो 2 साल में आपने कितना लॉस राइट ऑफ कर लिया? 48 लाख प्लस 48 लाख 96 लाख आपने राइट ऑफ कर दिया है 2 साल में। अब 2.5 साल खत्म होगा, मतलब वेस्टिंग पीरियड खत्म होगा और वेस्टिंग पीरियड के खत्म होने पे आपको पूरा जो लैप्स का इफेक्ट है वो लेना है। ठीक है, अब आप डेट भले 30 सितंबर भी ले सकते हो, 30 सितंबर 23 या 31 मार्च 24 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा? लैप्स के हिसाब से आपको सोचना होगा कि 3000 लैप्स हो गए, 10,000 थे, 3000 लैप्स हो गए, मतलब वेस्ट कितने हुए? वेस्ट हो गए 7,000। वो 1000 अभी और अगले साल पता चलेगा, अभी हमको पता नहीं है। अभी सिर्फ काय का इफेक्ट होगा? अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स का इफेक्ट रिवर्सल होगा। ठीक है, तो एक्चुअली वेस्ट कितने हो रहे हैं? 7,000, मतलब हमारा जो लॉस है वो हम वेस्टेड ऑप्शन के लेवल पे लाएंगे। 10,000 से घटा के अब उसको 7,000 ऑप्शंस के हिसाब से मतलब करना पड़ेगा। तो हमारा 7,000 के हिसाब से कितना लॉस आएगा? 7,000 इंटू 120 रुपए, मतलब 1200 रुपए, तो ये आएगा 84 लैक्स। मतलब मेरा एक्चुअल वेस्टेड के हिसाब से देखा जाए तो मेरा एक्चुअल लॉस कितना होगा? 84 लैक्स ही होगा। आपने 2 साल में ही कितना राइट ऑफ कर दिया है? निकालो, अभी निकाला ना, 48 प्लस 48 96, मतलब तीसरे साल में तो कुछ आप राइट ऑफ कर ही नहीं सकते, कुछ बचा हुआ होता तो कर सकते थे। ठीक है, अब 2 साल में ही आपने 96 लैक्स राइट ऑफ कर दिया है इनिशियल एस्टिमेट के हिसाब से, पर एक्चुअली वेस्ट ही कितने हुए? 7,000, जिसके हिसाब से 84 लाख का ही लॉस बनता है। तो थर्ड ईयर में एक तो कोई लॉस एडिशनल राइट ऑफ आप करेंगे नहीं।
ठीक है, जो 48 कर रहे थे उसका बचा हुआ 24 अभी भी है। एक साल का 48 लाख, तो हाफ ईयर का कितना आएगा 24 लाख। 48 प्लस 24 ये आता है 1 करोड़ 20 लाख। सब पूरा कैलकुलेशन समझ लो। 48 96 प्लस 24 1 करोड़ 20 लाख, ऐसा हम राइट ऑफ करने वाले थे, पर अब 2 साल में ही 96 राइट ऑफ हो गया है और वेस्टिंग पीरियड के खत्म होने के बाद हमको पता चल रहा है कि हमारा एक्चुअल लॉस 84 लाख ही है, मतलब हमने ज्यादा राइट ऑफ कर दिया है। तो हमको रिवर्स करना पड़ेगा। कितना हमने एक्सेस राइट ऑफ कर दिया है, 96 लाख माइनस 84 लाख, यह आएगा 12 लाख। तो 12 लाख अभी रिवर्स होगा और क्रेडिट किसको करेंगे, पीएनएल को नहीं करेंगे, खर्चे को रिवर्स करना है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग को भी कैंसिल करना है क्योंकि आपको उतने वैल्यू का ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, 84 लाख का ही ऑप्शन देने की जरूरत है। लॉस का मतलब लॉस के इक्विवेलेंट। तो क्या होगा, इफेक्ट को रिवर्स करेंगे। बोलो इफेक्ट को कैसे रिवर्स करेंगे, ईसॉप आउटस्टैंडिंग कैंसिल होगा। देखो ध्यान दो, यहां पे आपने ईसॉप आउटस्टैंडिंग क्रेडिट किया है, यहां पे भी आपने डबल से सेकेंड ईयर भी ईसॉप आउटस्टैंडिंग 48 लाख क्रेडिट किया होगा। तो ईसॉप आउटस्टैंडिंग में कितना क्रेडिट होगा, 96 लाख, उसको भी आपको 84 पे लाना है। ठीक है, तो उसको कैसे लाएंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो कम करने के लिए डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये डेबिट होगा 12 लाख से, और ये जो क्रेडिट है यहां पीएनएल आना चाहिए, पर एज पर द गाइडेंस नोट पीएनएल में क्रेडिट नहीं करना है क्योंकि वो थर्ड ईयर के पीएनएल में चले जाएगा। अकाउंटिंग कन्वेंशंस की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि थर्ड ईयर में आप इनकम रिकॉग्नाइज कर रहे हो, क्योंकि वो रेगुलर इनकम मानी जाती है ना। पीएनएल में क्या होता है, रेगुलर इनकम मानी जाएगी, पर थर्ड ईयर में कोई इनकम ऐसी हुई नहीं है ना, पिछले 2 साल का खर्चा रिवर्स हो रहा है, इसीलिए वो रेगुलर पीएनएल में नहीं जानी चाहिए। लोगों को लगेगा कि हमारी रेगुलर इनकम है कुछ, पर रेगुलर इनकम ये है नहीं, इसीलिए वो जनरल रिजर्व में क्रेडिट होगी। ठीक है, तो ये हमने अनवेस्टेड ऑप्शन जो थे 3000 उसका इफेक्ट रिवर्स कर दिया। ठीक है, मतलब अब हमारे हिसाब से 7000 ही वेस्ट हुए हैं और 84 लाख का ही लॉस होगा। ठीक है, अब 30 जून को एक्सरसाइज भी हो रहा है, उसकी भी एंट्री पास कर लो। 24 में हुआ था बरोबर, तो ये 30 सितंबर या 31 मार्च 24 पे भी आप कर सकते हो, दोनों मतलब सही है, कुछ गलत नहीं माना जाएगा इसमें। ठीक है, और इस साल कोई नया लॉस राइट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, थर्ड ईयर में कुछ नहीं होगा। अब डायरेक्ट एक्साइज पीरियड जब खत्म होगा या जब एक्साइज हो रहा है उस डेट पे एंट्री होगी, तो 30 जून 24 पे अब एक्साइज होगा। बोलो कितने एक्साइज हो रहे हैं, 6000 ऑप्शंस या इक्विटी शेयर एक्साइज हो रहे हैं, तो पूरी एंट्री 6000 के बेस पे होगी। पैसा आएगा, बोलो बैंक अकाउंट डेबिट, एक्सरसाइज प्राइस मिलती है। ठीक है, तो 6000 इंटू 400, बोलो तो ये आएगा 24 लैक्स, और आप इशू कर रहे हो तो आपका ईसॉप आउटस्टैंडिंग कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, वो लाइबिलिटी खत्म हो रही है इससे, तो ईसॉप आउटस्टैंडिंग कैंसिल करेंगे। कितना, जितना लॉस था, 6000 पे 1200 रुपए, 6000 पे 1200 रुपए, तो ये आएगा 72 लैक्स। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर्स देंगे 6000 शेयर्स देंगे ऑफ 100 ईच। ठीक है, 100 फेस वैल्यू है, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। दिया हुआ नहीं है, अज्यूम करना पड़ेगा। अब 400 एक्साइज प्राइस है, मार्केट प्राइस 1600 है, तो यहाँ फेस वैल्यू 10 अज्यूम करना थोड़ा वियर्ड होगा। इंस्टीट्यूट ने क्या किया है देख लेते हैं।
अच्छा 10 ही अज्यूम की है, ठीक है, 100 भी ले सकते थे मेरे हिसाब से, बट ठीक है। अब इसमें भी अजम्पशन है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, अज्यूम कर लो, नोट लिख लो कि इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फेस वैल्यू आई हैव अज्यूम द फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज, आई हैव अज्यूम द वैल्यू ऑफ 100 रुपीज। क्वेश्चन साइलेंट है तो इंस्टीट्यूट गलत नहीं दे सकती, ठीक है। तो अभी मुझे पता है कि इंस्टीट्यूट ने 10 लिया है तो मैं 10 ही ले लेता हूं, बट आप पेपर में अपने हिसाब से नोट लिख के लिख सकते हो कि भाई क्वेश्चन साइलेंट है इसीलिए हम ये अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आएगा 60,000 और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा 6,000 इंटू 1200 माइनस 10 यानी कि 1190, ये पूरा आपका प्रीमियम आएगा। तो ये आएगा 1600 है ना, 1600 यानी 1590, ठीक है। 1600 हमारा इशू प्राइस है, मार्केट प्राइस है, माइनस 10 करेंगे, 1600 माइनस 10 1590 इंटू 6000, तो ये आएगा 95,40,000। तो ये हमारा अलॉटमेंट की एंट्री आएगी। अब 1000 शेयर्स का और इफेक्ट बाकी है जो आखिरी में लिखा हुआ है कि जैसे एक्साइज पीरियड खत्म हुआ 1000 वेस्टेड ऑप्शन भी लैप्स हो गए, 7000 वेस्ट हुए थे, उसमें से 6000 ही एक्चुअली एक्साइज हुए। अब हमारा एक्चुअल लॉस कितना होता है एट द एंड ऑफ एंटायर स्कीम, हमारा एक्चुअल लॉस कितना है जितने एक्चुअली एक्सरसाइज हुए, मतलब हमारा लॉस 6000 ऑप्शन पे ही आना चाहिए, 6000 इंटू 1200, तो ये आएगा 72 लाख, मतलब आपका एक्चुअल लॉस 72 लाख ही है, लेकिन अभी तक आप कितना राइट ऑफ कर चुके हैं 84 लाख। पहले 96 था, 12 लाख आपने रिवर्स कर दिया था, तो मतलब एक्चुअली कितना राइट ऑफ हुआ था 84 ही हुआ था। अब 84 भी एक्चुअल लॉस नहीं है, सिर्फ 72 लाख से आपका एक्चुअल लॉस है, मतलब आपको और रिवर्सल करना है, ठीक है। तो वो लास्ट में रिवर्सल एंट्री पास होगी। अब ये 30 सितंबर पे भी आप कर सकते हो, 31 मार्च पे भी कर सकते हो, डेट का कोई इतना यहाँ कट टू कट नहीं है, ठीक है। तो जब एक्साइज पीरियड खत्म हो रहा है तब मैं इसकी लैप्स की एंट्री पास करूंगा। बोलो ईसॉप आउटस्टैंडिंग डेबिट कितना डिफरेंस आएगा, 1000 का डिफरेंस है इंटू 1200, तो ये भी 12 लाख रुपए आएगा, ठीक है। टू जनरल रिजर्व 12 लाख रुपए। अब आप एक बार अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ईसॉप आउटस्टैंडिंग का अकाउंट भी बना लो, आपको समझ में आ जाएगा। बोलो ईसॉप आउटस्टैंडिंग को पहले आपने क्रेडिट किया 48 लैक्स, फिर आपने क्रेडिट किया 48 लैक्स, 48 लैक्स दो बार आपने क्रेडिट किया था, 96 लाख से क्रेडिट किया था, फिर 12 लाख रुपए से आपने उसको डेबिट किया था, तो वो कितने पे आ गया 84 पे। अब इसका आप बैलेंस निकालोगे तो 84 लैक्स आएगा। फिर आपने अलॉटमेंट दिया, अलॉटमेंट पे कितना डेबिट किया है 72, इस स्टेज पे भी आप बैलेंस निकालेंगे तो 12 लाख का बैलेंस आपको दिखेगा, मतलब अलॉटमेंट के बाद ईसॉप आउटस्टैंडिंग क्लोज नहीं हुआ था, 1000 वेस्टेड ऑप्शन जो लैप्स हो गए उसका इफेक्ट अभी भी उसमें दिख रहा है। अब क्योंकि वो लैप्स हो गए तो वो आपको इफेक्ट रिवर्स करना होता है, ठीक है। तो यहां पे हमने 12 लाख इसीलिए लास्ट में उसका इफेक्ट लिया, तो ये अपना अकाउंट अपने आप क्लोज हो गया, ठीक है। तो हर एंट्री से आप क्या कर रहे हो, कौन सा इफेक्ट कहां जा रहा है, इसका ध्यान आपको रखना है, ठीक है। लिखो, आंसर तो खैर दिया हुआ इंस्टीट्यूट में, बट फिर भी लिख लो। ठीक है, ये एक्चुअली वर्किंग नोट है, इसको वर्किंग नोट 2 लिख लो, ये वर्किंग नोट 3, ठीक है, कि कितना रिवर्स करना है, वर्किंग नोट्स में लिख लो या डिस्क्रिप्शन नरेशन में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यस 9540, ठीक है, सही लिया है। चलो, तो ये पूरा आपका ईसॉप का क्वेश्चन था जून 2025 का। तो
आई होप अब फ्लो आपका क्लियर है, ठीक है। तो जो भी मेरे लेक्चर बायर्स हैं जिन्होंने पुराने तरीके से पढ़ा हुआ है, अब ये पूरा नया तरीका आपके ध्यान में आ गया है। अब पूरे एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस को आप इस मेथड से ट्राई कर सकते हो। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।